Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज हम 11th chapter की exercise start करने जा रहे हैं and in this lecture we are going to cover fill in the blanks and true false of question 1 and question 2. So let's start with the fill in the blanks. So students, as we said that we are going to start with question 1 which is fill in the blanks. So पहली fill in the blanks है कि dash control the flow of execution of the program. By definition, control structures जो हैं वो उनकी definition ही होती है कि ये it controls the flow of execution of the program. So that is why the answer is control structures. A dash is group of statements enclosed in braces. अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा recall करें अपनी previous lectures को, तो उसमें आप देखेंगे कि हमने डिस्कस किया था कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं, क्योंकि आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं विद इन द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, चाहे वो इफ स्टेटमेंट्स हों, चाहे वो आपके पास लूप्स हों, हम क्या करते हैं कि उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं. तो स्टेटमेंट 1 भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती हैं. इन केस ऑफ वन स्टेटमेंट आपके पास ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ब्रेसेस को यूज़ करें. जैसे कंडीशनल इफ़ है, तो जब इफ़ के आगे कंडीशन आपने दे दी, उसके नीचे अगर सिंगल स्टेटमेंट है टू बी एग्जीक्यूटेड, यू कैन राइट इट विदाउट द ब्रेसेस. लेकिन अगर आप कंपाउंड स्टेटमेंट्स की बात करें, यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप एग्जीक्यूट करवाना है विद इन वन if condition or within one control structure, that means you will be using braces, which means that those statements are called compound statements. Compound statement की definition ही यही थी. उसके बाद next question देखें. If statement is used to select a path flow in a program based on dash. अच्छा, जब हम इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इफ को हम कहते ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं. इफ या स्विच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, व्हिच मींस दैट व्हाटएवर डिसीजन इट हैज टू टेक बेस्ड ऑन अ कंडीशन, वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. सो द आंसर हियर विल बी कंडीशन, क्योंकि इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ पाथ फ्लो इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ कंडीशन. अगर वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उसकी बेसिस वो प्रोग्राम सेलेक्ट होगा या सेलेक्ट नहीं होगा, एग्जीक्यूट होगा या एग्जीक्यूट नहीं होगा. Let's move on to the next question. It says that a dash is a pictorial representation of a program. That is probably the most easiest question we have. जो भी आप pictorial representations बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं flow charts. हमने डिस्कस किया है हर क्वेश्चन के साथ, हर कंट्रोल स्ट्रक्चर के साथ हमने उसका फ्लो चार्ट भी डिस्कस किया और हमने कहा था कि that is basically the pictorial representation of any algorithm. Next question is, dash refers to a structure with one of the statements inside another if statement. जब भी हम बात करते हैं कि कोई एक control structure and within that you have another control structure or another statement, तो उसको हम हमेशा कहते हैं nested. तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम कहते थे जब भी आप इफ़ के अंदर कोई इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे और वो इफ़ स्टेटमेंट किसी भी फॉर्म की हो सकती है, एल्स इफ हो सकता है, इफ़ एल्स हो सकता है और मल्टीपल इफ्स हो सकते हैं. तो जब भी हम इफ़ के अंदर कोई भी दूसरी फॉर्म ऑफ इफ़ यूज़ करेंगे तो हम उसे कहेंगे दैट इज़ नेस्टेड इफ़. सो द आंसर विल बी नेस्टेड इफ़. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट डैश स्टेटमेंट्स can be used as an alternative to if else if statement. यानी कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि if else if statement के अल्टरनेटिव के तौर पे यानी मुतबादिल के तौर पे यूज हो सकती है, तो वो होती है स्विच स्टेटमेंट. स्विच केस को हम यूज कर सकते हैं if else if के रिप्लेसमेंट में, यानी जो काम करवाया जा सकता था if else if से, उसी को आप स्विच केसेस से भी करवा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन स्विच स्टेटमेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन मस्ट बी डैश और डैश. अगर आप याद करें या वो क्वेश्चन दोबारा से जाके वो लेक्चर जो है वो उसको गो थ्रू कर लें, या फिर अगर आप रिकॉल करें तो आपको याद होगा कि जब हम स्विच स्टेटमेंट्स की बात करते थे तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो सिंटैक्स है उसमें एक एक्सप्रेशन लिखते थे हम. एक्सप्रेशन में आप कंडीशन के आगे उस वेरिएबल के कुछ ना कुछ केसेस बनाते थे, बट दैट वेरिएबल हैज़ टू बी ईदर इंटीजर और अ कैरेक्टर. हमने बहुत डिटेल में ये बात डिस्कस की थी कि इंटीजर या कैरेक्टर के अलावा ना तो वो स्ट्रिंग हो सकती है ना कोई और डेटा टाइप हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कि द डैश स्टेटमेंट स्विचेस द कंट्रोल आउटसाइड द ब्लॉक इन विच इट इज यूज्ड। जब भी हम कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो उसमें द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज हैपनिंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर कंट्रोल स्ट्रक्चर। जब हम कहते हैं कि वो कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड हो गया है या उसका स्कोप खत्म हो गया है तो वहां से कंट्रोल ऑटोमेटिकली बाहर निकल आता है। बट इफ वी वांट टू डू द सेम थिंग इनसाइड दैट कंट्रोल स्ट्रक्चर, कहीं पहले यानी कहीं दरमियान में हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन का फ्लो जो है वो ब्रेक हो जाए और उसके बाद वो कहीं उसके बाहर शिफ्ट हो जाए, यानी उस कंट्रोल स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाए, तो मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट में ये टर्म बोल दी है कि हम उसके लिए ब्रेक का कीवर्ड यूज करते हैं या ब्रेक यूज करते हैं। द पर्पस ऑफ डैश लेबल इन स्विच केस स्टेटमेंट इज द सेम एज दैट ऑफ एल्स इन इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी कि जो लेबल का पर्पस होता है स्विच केस स्टेटमेंट में, उसी तरह का कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो कि एल्स इफ के केस में या इफ एल्स स्टेटमेंट के केस में यूज किया जाता है, तो उसका जो कीवर्ड है वो है डिफॉल्ट। अगर आप देखें तो हम डिफॉल्ट जो है वो यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एल्स इन स्विच स्टेटमेंट्स। जैसे हम कहते हैं कि इफ के साथ ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट जो है वो एल्स में चली जाती है, इसी तरह स्विच के केस में ऐसी स्टेटमेंट जो फॉल्स कंडीशन के केस में एग्जीक्यूट होती है, दैट इज इनसाइड द डिफॉल्ट लेबल। तो इसका मतलब है कि डिफॉल्ट इज ऑल्टरनेटिव टू एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इज ईदर डैश और डैश। हमें पता है कि जब भी हम कंडीशन की बात करते हैं इनटू एनी कंट्रोल स्ट्रक्चर, स्पेशली इन केस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इट कैन बी ओनली अ बूलियन एक्सप्रेशन, यानी वो कोई बूलियन एक्सप्रेशन ही हो सकता है और बूलियन एक्सप्रेशन ईदर रिटर्न्स अ ट्रू और अ फॉल्स। यानी जो डिसीजन मेकिंग होनी होती है वो कंडीशन की बेसिस पे होती है, कंडीशनल एक्सप्रेशन की बेसिस पे होती है, क्योंकि कंडीशनल एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तभी वो वाला स्कोप ऑफ द प्रोग्राम हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो डेफिनेटली हमारे पास अरिथमेटिक या रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे हेल्पफुल नहीं हो सकते। देयरफॉर द एक्सप्रेशन दैट वी विल हैव इन द कंडीशन of if will be a boolean expression. That is why it will either be a true or a false. That is why the answer will be कि condition is an expression that is either true or false. Next question number 2 is true false statement. So आप लोगों ने true या false statement जो है वो select करनी है अपने question की। जो statements हैं वो आपको given है। So let's start with the first statement that says an arithmetic expression cannot be used as condition इन इफ स्टेटमेंट। ये बात हमारी पिछली बात से ही थोड़ा बहुत लिंक कर रही है, क्योंकि अभी हमने ये बात डिस्कस की है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट में कंडीशन होती है इट विल ओनली बी अ बूलियन एक्सप्रेशन, इट कैन नॉट बी एन अरिथमेटिक ऑपरेशन। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्योंकि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ नहीं हो सकता, और स्टेटमेंट भी यही कह रही है कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी यूज एज अ कंडीशन। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ कंडीशन के लिए जो यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेशन वो बूलियन या रिलेशनल एक्सप्रेशन ही हो सकता है, जो कि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशनल ऑपरेटर इज अ टर्नरी ऑपरेटर। सो ये बात अगर आप रिकॉल करें, टर्नरी ऑपरेटर का हमने एक पूरा लेक्चर डिस्कस किया हुआ है, उसमें आपके पास फर्स्ट जो चीज़ होती है वो एक्सप्रेशन होता है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क, देन वी हैव ट्रू केस, और फिर उसके बाद कॉलन होता है, और फिर फॉल्स केस स्टेटमेंट होती है आपके पास। दैट मीन्स कि इट इज़ अ टर्नरी स्टेटमेंट, क्योंकि इसके अंदर 3 ऑपरेंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज। आपके ख्याल में ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सो इफ़ योर आंसर इज फॉल्स, दैट मीन्स के यू आर करेक्ट, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं होते। हमने 9th चैप्टर में ऑपरेटर्स को बहुत डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इस चैप्टर में भी हमने ऑपरेटर्स को ऑन एंड ऑफ यूज़ किया है विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हम कंपैरिजन के लिए या तो रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, या फिर हम समटाइम्स नॉट इक्वल टू और इस तरह के भी साइंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कंपैरिजन के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ नहीं करते। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड, नॉट एंड
जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये स्टेटमेंट्स कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विद इन ब्लॉक्स ऑफ एन इफ स्टेटमेंट। वो ये कह रहे हैं कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर आप कोई भी स्विच के स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते। सो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि किसी भी एक टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आप कोई दूसरे टाइप का कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, एंड इट कैन बी ऑफ एनी टाइप। हमने नेस्टेड इफ को भी डिस्कस किया था, तो इसका मतलब ये है कि जब नेस्टेड इफ यूज़ हो सकता है तो उसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट के तौर पे ही आप स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी मुज़ायका नहीं है और कोई भी इसके अंदर लॉजिकल एरर या सिंटैक्स एरर होता है वो नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर अ मोमेंट एंड देन रिज्यूम्स इट। सो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ब्रेक का काम ही होता है कि वो जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम है उसको ब्रेक करना, and then it will continue from somewhere else outside the scope of that particular structure. तो इसका मतलब है कि कंट्रोल ट्रांसफर शिफ्ट हो जाता है, वो बिल्कुल ब्रेक होके प्रोग्राम डिसकंटिन्यू नहीं होता जब तक कि प्रोग्राम इटसेल्फ जो है वो एंड ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर statements are executed in the same order in which they appear in the program. तो ये बात 100% ट्रू है, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन याद करें सीक्वेंस स्ट्रक्चर की तो वो होती ही ये है कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग लाइन बाय लाइन इन ऑर्डर वन आफ्टर द अदर लाइन। तो इसका मतलब है सीक्वेंस का मतलब ही ये है ऑर्डर, तो दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट इज ट्रू। अ फॉल्स कंडीशन ऑलवेज evaluates to the zero. Now this is something tricky. आपको शायद लगता हो कि हमेशा वो ज़ीरो रिटर्न करता है जब भी फॉल्स कंडीशन आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं भी होता समटाइम्स। सो दिस इज़ एक्चुअली अ फॉल्स स्टेटमेंट। हमेशा जो कंडीशन है फॉल्स कंडीशन वो हमेशा ज़ीरो को एवेलुएट नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ स्टेटमेंट टर्मिनेटर एट द एंड ऑफ एन इफ स्टेटमेंट कॉजेज अ सिंटैक्स एरर। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो मे बी सम ऑफ यू विल फाइंड इट कि ये स्टेटमेंट ट्रू है बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इफ कंडीशन के आगे सेमीकोलन साइन डालने से यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा तो दैट विल बी एन एरर डेफिनेटली, क्योंकि जब हम इफ का सिंटैक्स देखते हैं तो इफ के सिंटैक्स में कंडीशन के आगे टर्मिनेशन साइन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लिखा ये हुआ है इफ स्टेटमेंट्स, यानी कि इफ के बॉडी ऑफ स्कोप के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, चाहे वो एक हो या कंपाउंड स्टेटमेंट हो, उनके आगे टर्मिनेशन साइन हमेशा होता है बिकॉज दैट इज अ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्विच एक्सप्रेशन कैन नॉट बी ऑफ फ्लोट और डबल टाइप। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। हमने इससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में भी एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने ये बात एस्टैब्लिश कर ली थी कि जो भी स्विच केस के अंदर एक्सप्रेशन है उनकी जो डेटा टाइप है वो या तो इंटीजर हो सकती है या फिर वो एक और डेटा टाइप हो सकती है जो कि है कैरेक्टर, यानी इससे ज़्यादा कोई और डेटा टाइप्स स्विच स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज C is an unstructured programming language. तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है बिकॉज वी स्टडीड दैट C is a structured programming language. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि आप जनरल फॉर्म्स बता दें, जो भी आपको स्टेटमेंट बताई गई है उसकी एक जनरल फॉर्म बता दें। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ लिखी हुई है इफ स्टेटमेंट विद वन ऑल्टरनेटिव। तो बेसिकली जब हमने उसकी जनरल फॉर्म बतानी है तो इसका मतलब ये है कि हमने उसका सिंटैक्स बताना है क्वेश्चन में, यानी हमने बताना है कि उन स्टेटमेंट्स का सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाएगा। तो हम जेनेरिक फॉर्म जो है वो एक लिख सकते हैं। सो इफ यू हैव अ लुक एट दिस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आपने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की जो है बतानी है जनरल फॉर्म विद वन ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ पे इसको कंफ्यूज नहीं किया जा सकता विद इफ स्टेटमेंट, बल्कि वन ऑल्टरनेटिव का मतलब ये है कि इट विल बी एन इफ एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है। सो इफ उसके अंदर कंडीशन आएगी, उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड आएगा यानी जिसमें आपकी स्टेटमेंट लिखी जाएंगी,
और जो अल्टरनेटिव सिचुएशन है, यानी अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती, इन केस ऑफ फॉल्स, वो स्टेटमेंट्स जो है वो एल्स के स्कोप में आएंगी। दैट इज वाई जो इसका स्ट्रक्चर होगा या इसकी जनरल फॉर्म होगी वो ये होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपको स्टेटमेंट्स गिवन है वो हैं इफ स्टेटमेंट विथ टू अल्टरनेटिव्स। सो इसके लिए अगर आप रिकॉल करें, हमने एल्स इफ की कंडीशंस भी पढ़ी थी, तो हम एल्स इफ का एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, तो क्या होगा कि फर्स्ट कंडीशन इफ के अंदर उसकी स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी, देन वी विल हैव एल्स इफ कंडीशन जिसके अंदर पहला अल्टरनेटिव आ जाएगा। पहले अल्टरनेटिव की, यानी अगर इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो वो फर्स्ट अल्टरनेटिव यानी कि एल्स इफ वाली कंडीशन चेक करेगा और देखेगा कि क्या वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता। लास्ट में, बिकॉज वी हैव टू अल्टरनेटिव्स, लास्ट में हम उसे क्या लिख सकते हैं, एल्स लिख सकते हैं, यानी एल्स के अंदर सेकेंड अल्टरनेटिव आ जाएगा कि अगर पहली दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं है, in that case else condition will be executed. Third question, that is if statement with multiple alternatives. अब multiple alternatives के केस में आप ये कर सकते हैं कि आप if condition लिखें और उसके अंदर मल्टीपल एल्स इफ की कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई कर दें, क्योंकि हमने देखा था कि हम जितने मर्जी एल्स इफ जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं विद इन वन इफ कंडीशन एंड एल्स कंडीशन, उसके दरमियान में मल्टीपल एल्स इफ की कंडीशंस आ सकती हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हैं ऑफ अ कंडीशन, तो आप एल्स इफ की मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब आप देखें तो ये स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, यानी मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, और एक कंडीशन है जिसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन याद करें जो हम ऑलरेडी लेक्चर्स में कर चुके हैं, दैट इज टू कैलकुलेट द ग्रेड डिपेंडिंग ऑन मार्क्स। हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अच्छा अगर मार्क्स स्टूडेंट के ये हों तो उसकी बेस पे उसको एक ग्रेड असाइन करें। इसको हमने कोड भी किया था। तो दैट वाज द क्वेश्चन इन विच देयर वर मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स। या तो वो स्टूडेंट फेल है या फिर अगर वो पास है तो इन केस ऑफ पास विच ग्रेड इज ही फॉलिंग इनटू, यानी कि उसका ग्रेड क्या बी है, सी है, डी है, या उसका ग्रेड ए या ए प्लस है। So that means that you have multiple alternatives available for it. तो उसके लिए हमने else if की conditions जो है वो apply की थी। Fourth जो है that is called switch statement. Switch statement relatively different थी बाकी nested या else if conditions से, क्योंकि switch जो है तो conditional statement थी, लेकिन स्विच का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ काइंडली डिफरेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट्स ऑफ द कंडीशंस जो कि हमने डिस्कस की हैं, यानी कि इफ़ या इफ़ एल्स की ऑल्टरनेटिव्स की। स्विच के केस में ऑल्टरनेटिव्स इस तरह से पॉसिबल हैं कि हमारे पास बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। एक ही कंडीशन जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, जो एक्सप्रेशन आप यूज़ कर रहे हैं, उसके आप मल्टीपल केसेस बना सकते हैं। तो दैट इज़ वाई आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव की गुंजाइश जो है वो मौजूद होती है। और दूसरा ये कि आपके पास ये फीजिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि आप दो अल्टरनेटिव सिचुएशन जो है वो दे सकते हैं, यानी आपने एक कंडीशन, एक एक्सप्रेशन दे दिया और उसके साथ डिफ़ॉल्ट का जो अल्टरनेटिव है वो दे दिया, और इवन विद इन दैट यानी कि एक ही कंडीशन के लिए आप मल्टीपल केसेस जो हैं वो चेक कर सकते हैं। इस केस में भी अगर तो हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं और हम कैरेक्टर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास मार्क्स हैं, तो मार्क्स के केस में या तो इंटीजर वैल्यू यूज़ हो रही है या फिर जो ग्रेड है दैट विल बी ए बी और सी, दैट इज़ अ कैरेक्टर वैल्यू। बट देन ए बी सी तो आपने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करवाना है, अदरवाइज जो एक्सप्रेशन में वैल्यू चेक होनी है, यानी कि मार्क्स की जो वैल्यू चेक होनी है, दैट इज़ इंटीजर, विच मीन्स कि अगर सेम प्रोग्राम जो हमने एल्स इफ से इम्प्लीमेंट किया था उसी को हम इफ एल्स कंडीशन से भी अप्लाई करें तब भी सेम होगा, और अगर हम उसे स्विच स्टेटमेंट से अप्लाई करने की कोशिश करें तो वो भी सेम ही होगा। स्विच कंडीशन के केस में हम ब्रेक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर हमें कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को फर्दर कंट्रोल करना हो तो वी कैन एक्चुअली यूज़ द ब्रेक स्टेटमेंट्स एज वेल। सो अगर आप अब रिव्यू करें तो हमने सारे के सारे क्वेश्चन में हमें जितनी भी स्टेटमेंट्स गिवन थी उन सब के हमने डिस्कस कर लिए हैं जनरल फॉर्म्स। अगर आप इन्हीं जनरल फॉर्म्स की फर्दर फ्लो डायग्राम्स को भी रिव्यू कर लें इसी क्वेश्चन के साथ, तो आपके चैप्टर
के साथ साथ आपका जो लेक्चर है वो भी रिव्यू हो जाएगा और आपका वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो रिव्यू हो जाएगा इफ़ यू डू दैट अलॉन्ग साइड विद दिस. सो इफ स्टेटमेंट विद ऑल्टरनेटिव की उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया, इफ स्टेटमेंट विद टू ऑल्टरनेटिव्स का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है. फिर हमने इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स एंड द सेम क्वेश्चन कैन बी डन विद द स्विच स्टेटमेंट एज वेल. तो हमने ये सारा का सारा इसी एक क्वेश्चन में विच इज़ क्वेश्चन 5 इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए तो आप एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखें, जो भी आपको कंडीशन गिवन है वो लिखें, उसके बाद उसका सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स लिख दें, दैट विल बी मोर देन इनफ. और उसके साथ आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं. उसके लिए आपको ऑब्वियसली सिंटेक्स जो हैं अगर आपने प्रॉपरली कोड किए हुए हैं तो आपको शायद सिंटेक्स याद रखने की भी ज़रूरत ना पड़े. हमने हर लेक्चर में जो सिंटेक्स है उसको सबसे पहले डिस्कस किया है. हर स्टेटमेंट का जो पहला डिटेल हमने डिस्कस की थी लेक्चर में, दैट वाज द सिंटेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर statement in the C language. So with this we are coming towards the end of this lecture. So I hope students आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. हमने हर fill in the blanks और हर true false के साथ उसकी कुछ डिटेल डिस्कस की है. So I hope आपको किसी में कोई confusion नहीं रही होगी. आपको कुछ आंसर जो हैं वो बुक के एंड पे भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन हमने इस लेक्चर में डिस्कस की है. So until next lecture, अल्लाह हाफ़िज़.